हेलो एवरीवन। सो अभी हम देख रहे हैं नवंबर मंथ का विजन आयस मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, जिसमें कि ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इसके साथ ही जो है हमने इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसके बाद आता है वो भी हमने कवर अप कर लिया है। सिक्योरिटी जो है हमारा हो चुका है। तो इसमें जो है इकोनॉमी भी हमने देख लिया है। तो ये सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब जो हम देखने वाले हैं वो है इन्वायरमेंट। ठीक है, वो जो है इन्वायरमेंट है। चलिए हम इन्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है, पहला आर्टिकल किसके रिगार्डिंग है? ये है आपका यूएनएफसीसी कॉप 29 के रिगार्डिंग। तो अब ये जो है आपका सीओपी है क्या? ये है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये बेसिकली ये है क्या? ये जो है आपका सुप्रीम डिसीजन बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो यूएनएफसीसी का जो मेन सुप्रीम डिसीजन बॉडी है उसे एक सीओपी कहा जाता है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। ये कहाँ पे हुआ है अभी रिसेंटली? ये हुआ है बाकू, अजरबैजान। ठीक है, ये बाकू अजरबैजान में हुआ। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंक्लूडेड विद बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट। ठीक है, तो ये बाकू क्लाइमेट यूनिटी पैक्ट जो है यहाँ पर एक सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट यहाँ पर निकल के आया है। तो आपको वैसे याद रहेगा बाकू और अजरबैजान, यहाँ से आपको याद होना ही चाहिए। अब देखिए, दी फर्स्ट सीओपी मीटिंग जो है ना, ये यूएनएफसीसी की कहाँ पे हुई थी? बर्लिन, जर्मनी में 1995 में हुई थी। तो ये जो थोड़ा कुछ फैक्ट्स होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो ये दे दिया जाएगा कि आपका जो है फर्स्ट सीओपी मीटिंग 1945 में हुई या 1955 में हुई। तो अब ये पता होना चाहिए कि ये अभी हुई है और ये कब बन के निकला है। ये जो है आपका इमर्ज फ्रॉम 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो। जो रियो डी जेनेरियो में जो अर्थ समिट हुआ था ना, वहां से ये बन के निकला है। और ये जो है वन ऑफ द थ्री सिस्टर कन्वेंशन है। रियो कन्वेंशन, फिर है आपका सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, तो ये तीन चीज है यहाँ पे इंपॉर्टेंट में। तो कहाँ से आया? 1992 अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो से ये आया है। अब नियर यूनिवर्सल मेंबर है, लगभग सारी पार्टियां हैं वर्ल्ड की इसमें, इसलिए यूनिवर्सल कहा गया है। जिसमें कि डेफिनेटली इंडिया इसका पार्ट है। एम क्या है? प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेस विद द क्लाइमेट सिस्टम। तो क्लाइमेट सिस्टम के साथ जो है ना, बहुत ज्यादा इस तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, ये उसका मेन एम है। अदर इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो पहले इसका जो पेरेंट कन्वेंशन था क्योटो प्रोटोकॉल, इसके बाद पेरिस एग्रीमेंट है ना, तो वहीं से ये सब निकल के आया है आपका कॉप। क्लियर? तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर देखा जाए जो कि COP 30 विल हेल्ड इन, ये कब होगा? ये होगा आपका बेलेम ब्राजील में। तो अगला कहाँ होगा ये इंपॉर्टेंट है, ब्राजील में। पिछला कहाँ हो गया अभी रिसेंट में? ये जो है आपका बाकू अजरबैजान में। तो ये सब याद रखना पड़ता है, क्योंकि इट कैन बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स। ये कैसे दे देंगे मैच मेकिंग और फिर ये कर देंगे रिसेंटली है वहां, क्योंकि अब बाकी चीजें भले रटने वाली ना हो, बट जो करंट अफेयर्स है वो तो आपको पता होना चाहिए, है ना? कि आपसे पूछ ले कि G20 लास्ट ईयर कहाँ हुआ, अभी इस साल कहाँ होने वाला है। तो ये सब चीजें जो है आपको वैसे पता होनी चाहिए। अब देखिए, सेट गोल्स फॉर फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पर क्या किया? फाइनेंस को ट्रिपल फाइनेंस किया गया, $300 बिलियन एनुअली बाई 2035 तक। इतना कम से कम करना है। प्रीवियस गोल था $100 बिलियन एनुअली। अब देखिए दिक्कत क्या है, इन्फ्लेशन भी तो आता है। आज अगर कोई आपको 300 बिलियन दे तो उसकी वैल्यू अलग होगी, और आज 2035 में से 10 साल बाद जो दे, कहीं ना कहीं तो वो एक ये भी एक इशू होता है। इसीलिए ये ट्रिपल कर रहे हैं। पहले 100 का टारगेट रखा था, अब इतना किया है। तो इन्फ्लेशन से लेके सब कुछ का दिमाग में रखना पड़ता है। और उसके बाद और कितने एफर्ट्स लगेंगे क्लाइमेट को सस्टेन बनाने के लिए, तो सारी कैलकुलेशंस जो है यहाँ पर होती हैं। तो ये न्यू कलेक्टिव आपका क्वांटिफाइड गोल है। तो दिख रहा है ना, क्वांटिफाई की क्वांटिटी ही बढ़ाई गई है। क्या 100 से $300 बिलियन? बड़ी बात है, $200 बिलियन का सीधे बढ़ाया गया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। secure efforts to mobilize $1.3 ट्रिलियन बाय 2035। तो इसको मोबिलाइज करने की बात की गई है प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के सोर्स के थ्रू, कि इतना जो है यहाँ पे कब से मोबिलाइज हो, और इस पर्टिकुलर ना सीओपी के हिसाब से वो पैसा जो है इन्वेस्ट हो। ओके, तो ये आपका यहाँ पर इसके रिगार्डिंग हुआ। अब अगर देखा जाए, भैया ये ले जाइएगा इसको, आपका है?
कार्बन मार्केट एंड आर्टिकल 6 की अगर बात की जाए तो फाइनलाइज द रूल ऑफ आर्टिकल 6, एक तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, ठीक है, सीधे $300 बिलियन के आसपास, फिर 1.3 ट्रिलियन जो है पब्लिक और प्राइवेट सोर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट करवाने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब आर्टिकल 6 जो है, मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल कार्बन मार्केट अलाउइंग कंट्रीज टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट एंड फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन। कार्बन क्रेडिट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा ही हुआ है कि अगर एक इंडस्ट्री है या एक कंट्री इधर से उधर जो है वो अपना कार्बन क्रेडिट कर सकती है। अगर मानिए कि भूटान बहुत अच्छा कर रहा है, कार्बन निगेटिव है, तो वो अपना किसी दूसरी कंट्री को जो है वहां पर वो कार्बन क्रेडिट्स दे सकता है, उसके बदले वो पैसा ले सकता है। अब अगर सामने वाली कंट्री उतना फॉरेस्ट्रेशन और ये सब नहीं कर पा रही तो भूटान अपनी कंट्री में बढ़ा देगा। तो वैसे ही वो इंडस्ट्री वाइज भी ये चीजें होती हैं। बहुत अच्छे से हमने किया हुआ ये। तो अब प्रीवियसली जो भी 1-1.5 साल से पढ़ते आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा करंट अफेयर्स को जैसे ही ये आपको मिले, अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं ना इस चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और वो कंप्लीट करें 1 से 1.5 साल। ठीक है, भले आप वो 2x स्पीड में देखें लेकिन वो देखें, वो चीजें बार बार रिपीट होती हैं, अलग अलग एंगल से आती हैं, तब आपके दिमाग में ज्यादा रिटेन रहता है और वो उतना ही प्रोडक्टिव होते चले जाता है। ओके, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर रहेंगी। एडप्शन की बात की जाए तो ये बाकू एडप्शन रोड मैप है। बाकू हाई लेवल डायलॉग है ऑन एडप्शन टू इनहेंस यूएई फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इम्प्लीमेंटेशन। ओके, ठीक है, चलिए। अब इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटी, ऑब्वियस ये बात है, देखिए वहां पे भी क्या क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे नॉलेज एक्सचेंज, बिल्ड करेंगे कैपेसिटी फॉर एंगेजमेंट, इनकॉर्पोरेट करेंगे डाइवर्स वैल्यू एंड नॉलेज सिस्टम इनटू क्लाइमेट पॉलिसी एंड एक्शंस। क्लियर। अब अगर देखा जाए तो इशू परसिस्टिंग इन क्लाइमेट नेगोशिएशंस, क्या क्या, इनएडिक्वेट क्लाइमेट फाइनेंस, उतना क्लाइमेट फाइनेंस है नहीं। कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि ग्लोबल प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट फॉर क्लाइमेट एक्शन कितना है, 2.3 से 2.25 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। पर जो इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग कंट्रीज है ना, अदर देन चाइना, तो वहां पे ये है कि उतना एडिक्वेट फंड है ही नहीं, एडिक्वेट फंड नहीं है। ड्यू टू इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव रिजेक्टेड द क्लाइमेट फाइनेंस डील एग्रीड एट COP29। तो इंडिया ने रिजेक्ट किया, हो गया कि नहीं इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि उतना फंड ही नहीं है जितना चाहिए। तो मतलब वही वाली बात हो गई है कि अब आपको कोई अगर ये बोल दे कि नहीं, आपको यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, और इसके लिए जो है आप जो है सिर्फ जीएस पेपर 1 ही दे सकते हो, 2 सेट दे ही नहीं पाओगे, तो कहाँ से क्लियर करोगे। तो जो आपको टारगेट है वो तभी अचीव होगा जो उस तरीके से फंडिंग हो, उस तरीके से सीरियसनेस हो। इसलिए यहाँ पर ये चीजें रिजेक्ट की गई हैं। क्लियर। और बाकी अगर आपको कोई भी इनिशिएटिव ज्वाइन करना है तो वो सारे आप जो है हमें मेल कर सकते हैं, प्रतीक सौरभ UPSC@gmail.com। आप टेलीग्राम चैनल PDF से लेके हमें पर्सनल DM करके इंक्वायर कर सकते हैं। और बाकी जो है रजिस्ट्रेशन लिंक भी बैचेस के इंफॉर्मेशन की वो ऑलरेडी पिंड अप हर वीडियो पे रहती है, तो वहां से आप वो रजिस्टर भी खुद को कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन क्लाइमेट टारगेट्स। अगेन वही वाली बात हो रही है हर जगह। देखिए ये मेन जो है क्लाइमेट जो इशू आ रहा है, एक तो फाइनेंस का होगा, आप बहुत सारी चीज जो है टाइमली नहीं डिलीवर कर पा रहे होंगे, इस तरीके से जो इश्यूज होते हैं वो यहाँ पर आपके चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जेनरिक वे में भी जब आप मेंस आंसर राइटिंग लिखते हैं ना, तो ये बस हल्का सा दिमाग में होना चाहिए, अगर कुछ आपके पास वैलिड पॉइंट्स है तो वहां से यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि सब चीज दिमाग में नहीं होती है। तो दैट्स वाई कि राइटिंग जो है ना इज एन आर्ट, कि आप उसे एक बार जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज बनती चली जाएगी। अब लार्ज डिस्पैरिटी की अगर बात की जाए कि पर कैपिटा इनकम एंड हिस्टोरिक इमिशन ऑफ मेजर इमिटर्स एंड वर्ल्ड रीजन्स, G20 जो मेंबर्स हैं वो 77% का ग्लोबल इमिशन करते हैं, ये 20 देश है। तो बाकी कंट्री पे इतना ज्यादा फिर उतना बर्डन क्यों देना, क्योंकि उनके पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज देख लें स्पेशली, तो वो और उनके पास तो काफी ग्रीन फॉरेस्ट भी हैं। तो बाकी जो एक्चुअल में कर रहे हैं पॉल्यूशन वो उतना पे नहीं कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो पे उनको ज्यादा करना पड़ रहा है इनडायरेक्ट वे में। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको समझना है। बाकी जो आप क्रैश कोर्स है आप ले सकते हैं 2025 प्रीलिम्स के लिए सिर्फ 1,999 में। ठीक है, जिसमें कि आपको मेंटरशिप गाइडेंस सब कुछ यहाँ पे कवर अप करा दिया जाएगा। ये सब प्राइस इसलिए इतनी कम है, देखिए विजन मैगजीन्स भी जो है यहाँ पे अब इस तरीके से फ्री इसलिए चलती है ताकि हर कोई जो है ना आराम से यहाँ पे पढ़ पाए। तो क्रैश कोर्स भी इस तरीके से रहेगा जिसमें CSET रहेगा, GS रहेगा, मेंटरशिप रहेगी, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, वी विल गिव यू आवर कॉन्टेक्ट्स। वहां पे आप हमेशा हम डिस्कशन करते रहेंगे। तो एंड टू एंड कि हमारा ये उद्देश्य है कि लोग एग्जाम निकालें,
ओके, लोग जो एग्जाम निकाले, तो ये सब जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए इतना कम प्राइस रखा हुआ है कि आप सीधे अपने पॉकेट मनी के थ्रू भी यू कैन एबल टू टेक इट, और साथ में जो है आप प्रिपरेशन इस तरीके से कर सके। आपको डेमो लेक्चर्स चाहिए, जो चाहिए वो भी आप सबको मिल जाया करेगा। अब देखिए की इनिशिएटिव और डिक्लेरेशन क्या क्या है। अगेन, क्लाइमेट बचाना है तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब दिमाग में रहेगा। मीथेन जो है रिड्यूस करना पड़ेगा, ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज लेना पड़ेगा कि एक जगह जो ग्रिड पे प्रॉपर एनर्जी रहे, ट्रांसमिशन की बात की जाएगी, हर एक चीज जो है यहाँ पर आपको उस हिसाब से रखा जाएगा। देखिए यहाँ पे डिप्लॉइंग 1500 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन पावर सेक्टर, मोर देन 6 टाइम्स ऑफ करंट लेवल ऑफ 2022। सही बात है कि आप एनर्जी स्टोरेज भी तो करने की बात है ना। आप स्टोरेज, देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, रियल टाइम है, आप अभी जनरेट करो उसे कंज्यूम कर लो। लेकिन बैटरी और इस सब में जो चीजों में होता है, तो आप उसे कम से कम स्टोर करके रख सकते हो। तो स्टोरेज की भी यहाँ पे बात की जा रही है कि वो भी बढ़ाया जाए। फिर ग्रीन एनर्जी जोन फॉर टैकलिंग क्लाइमेट चेंज, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉर लोकल कम्युनिटीज। तो ये सब भी जो है ग्रीन एनर्जी जोन एंड कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है। हाइड्रोजन डिक्लेरेशन की बात की जाए, एम टू एक्सेलरेट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लीन हाइड्रोजन टू डीकार्बोनाइज वेरियस सेक्टर्स एंड अचीव क्लाइमेट गोल। सही बात है, जहां पे भी ये कर सके तो वो उतना वो अच्छी बात होगी ना, है कि नहीं। तो इसीलिए क्योंकि हाइड्रोजन जब रहेगा, उसका बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, H2O, वाटर। बेसिकली जो इसका बाय प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, जो कि नुकसानदेह उतना नहीं है। वाटर वेपर थोड़ा बहुत आपकी ज्यादा क्लाइमेट में बढ़ेगा तो ये उतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है ना। जब हम देखते हैं क्लाइमेट में कि आज 80% जो है ह्यूमिडिटी है, थोड़ा सा हो सकता है ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, 85% हो जाएगी, 90 हो जाएगी, बट ह्यूमिडिटी उतना मेजर कंसर्न नहीं है जितना जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे CO2, CO, ये सब जो चीजें होती हैं काफी ज्यादा, N2O, ये सब जो है सल्फर ऑक्साइड्स, ये सब बहुत ज्यादा डेडली होते हैं। ठीक है, बाकी ये जो है इट इज नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, ये याद रखना है। ओके, ये भी प्रीलिम्स के लिए सीधे बना देते हैं। एंड डज नॉट रिक्वायर एनी चेंजेस टू बी मेड टू द पार्टिसिपेटिंग कंट्री नेशनल लॉ। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो पार्टिसिपेट कर रही है वहां के लॉ में कोई चेंजेस करना पड़ेगा एंड ऑल, तो ये चीज नहीं है, नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स है। अब बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स, तो फार्मर्स के लिए भी लिया गया है। To acknowledge the fundamental role of farmers as agent of climate action, as agent of climate action. It will be hosted by FAO as a part of Food and Agriculture for Sustainable Transformation Partnership. तो किसके साथ ये किया गया है, FAO के साथ यहाँ पर होस्ट किया गया, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनरशिप, फास्ट जो है पार्टनरशिप, इसका ये हुआ एक्रोनिम। क्लाइमेट एक्शन जो फंड है आपका, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है, ये क्या है, अजरबैजान से ये आपका सपोर्ट क्लाइमेट प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो क्या क्लाइमेट प्रोजेक्ट का ही जो है यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री में करेगा कि नेक्स्ट जनरेशन जो है कीप करना 1.5 डिग्री सेल्सियस से, कि 2100 आने तक जो अभी का टेम्परेचर है उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े, ये टारगेट है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर का है बाकू, अजरबैजान। To become operational at conclusion of the initial fundraising around $1 billion। तो इसमें जो है $1 बिलियन के आसपास का ये, और जिसमें कि लगभग 10 कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज है कमिटेड एज शेयर होल्डर्स। ओके, अब इतना जरूरी नहीं है कि वो 10 कंट्री के बारे में जाने, लेकिन ये जानना इतना जरूरी था। बाकू इनिशिएटिव जो है फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड डायलॉग, ये क्या है, इसका एम क्या है, एडवांस नेशन एम्बिशंस एंड एक्शंस थ्रू दी सिनर्जेटिक यूटिलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। एक सिनर्जेटिक यूटिलाइज होना चाहिए, सही सही वे से यूटिलाइज होना चाहिए फाइनेंस, फिर इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड इन अकॉर्डेंस विद यूनाइटेड नेशन फंड जो है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, एंड द पेरिस एग्रीमेंट सेम, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है आपका डिक्लेरेशन ऑन ग्रीन डिजिटल एक्शन। इसमें क्या करेंगे, हार्नेस करेंगे डिजिटल टेक्नोलॉजी को टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ब्रिज एंड डिजिटल डिवाइड। तो डिजिटल डिवाइड भी बहुत जगह जो हो गया है। अब एक बात बताइए, आज अगर मैं आप जैसे कि जो है यहाँ पर आ रहे हैं, आप जीपे से या फोन पे या कोई भी ऐप से या UPI से जस्ट 1999 पे कर रहे हैं और आपको पूरा क्रैश कोर्स मिल जा रहा है। तो पहली बात, आपको बैंक नहीं जाना पड़ा, जिसके कारण क्या होता है, बैंक जाते फिर फ्यूल जलाते, आप किसी भी थ्रू जाते, उससे भी फिर क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अक्सर जो लोग हैं फिर नोट निकालते हैं, नोट निकालने के कारण क्या होता है, अगेन
पेपर कटिंग एक्स्ट्रा हो जाती है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, है ना। तो ये जो डिजिटल डिवाइड वगैरह हुआ, अगर आप कहीं जोमेटो या कहीं कुछ कर रहे हैं, आप पूरा फैमिली बाहर जाता, वो उसमें क्या होता, पॉल्यूशन बढ़ेगा। अब एक ही इंसान जो है वो 10 या 20 जगह डिलीवर कर सकता है, तो कितना नेट पॉल्यूशन जो है, ये सब चीज से इम्पैक्ट कम होता है। तो इसलिए डिजिटल डिवाइड की यहाँ बात की गई, तो आपको समझना है हर एक चीज को, इन डेप्थ सोसाइटी से लेके आप खुद सोसाइटी को ऑब्जर्व करिए, उसके बाद आपको ये सब चीजें जो है ना और क्लियरली समझ में आने लगेंगी। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो रिपोर्ट रिलीज अराउंड जो है COP29, ये जो है आपका देखा जाए तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इसने पब्लिश किया स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। इसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। The climate change and air pollution causes 85% ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज डेथ। तो कितनी तकलीफ वाली बात है, एयर पॉल्यूशन सबके इतने ज्यादा डेथ हो रहे हैं। अब वही बताइए, मैं यहीं के पॉल्यूशन में आप सबके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट यही है। इसलिए आप सब घर में हैं, कम से कम उसका फायदा उठाएं। आप कहीं भी हैं, जल्दी से जल्दी मेहनत करें और निकलें। ओके। तो आप ये सोच सकते हैं कि जो आपके लिए इतने साल की मेहनत करने के बाद ये सब चैनल स्टार्ट किया गया, और फिर आपको हर एक चीज, सिर्फ ये करंट अफेयर्स पे नहीं होगा। कुछ लोग ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ा देते हैं, उससे क्या सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। कुछ लोग ना बस एक आध एग्जाम पढ़ा दिया कुछ, उससे होगा, नहीं होगा। तो मेंटरशिप कोई नहीं दे रहा होता है, कोई मेंस की प्रिपरेशन नहीं करा रहा होता है। तो हर एक चीज जो है यहाँ पे, अगर फाउंडेशन बैच लेते हैं आप, 4999 में सब कुछ करा दिया जाएगा। वो भी 2 साल की वैलिडिटी देते हैं। ये भी नहीं कि अगले साल आपको फिर से पे करना पड़े कि वो वीडियोस का एक्सेस चाहिए या सब चीज चाहिए। तो ये इतना कोई यहाँ पर नहीं करेगा। तो इसमें यही है कि जो हमारी टीम है वो भी इस तरीके से वर्क कर रही है, बिकॉज वो जो है कहीं और सोर्स ऑफ इनकम है उनका, और यहाँ पे ये दे रहे हैं कि धीरे धीरे इसे चैनलाइज होते चले जाए। तो ये सब जो है आप सबके लिए ही है, और आगे भी कोशिश रहेगी कि यही रेट ही हमेशा रहे, बढ़े ना। ठीक है। और ये जैसे कि आपका देखा जाए हीट स्ट्रेस, तो ये पीपल जो है फेस 50 मोर डेज ऑफ हीट ट्रीटिंग, जो है ना हेल्थ ट्रीटिंग हीट। अब इसमें हो क्या रहा है कि बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस बढ़ते चले जा रहा है। ये सब जैसे मनरेगा में जो काम कर रहे हैं डेली वेजेस या धूप में, इन सबके लिए भी क्या कहीं ना कहीं उनका वर्क जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है। वो उतनी ज्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके कारण भी वेज लॉस हो रहा है, आवर्स लॉस हो रहे हैं। तो ये सब जो है हीट स्ट्रेस का, सिर्फ ये नहीं होता कि आप घर में रुक जाओ बैठ जाओ हो जाएगा। तो देखिए अब कितना जो काम कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो कितनी ज्यादा यहाँ पे ये सब इम्पैक्टफुल होता है। और फिर मैटरनल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सब भी देख सकते हैं। लो बर्थ वेट हो रहा है, मैटरनल डेथ हो रही है, डिक्रीज फर्टिलिटी, कितने सारे इश्यूज जो है अभी करंट वर्ल्ड फेस कर रहा है। ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024, ये जो है क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव CPI के द्वारा ये क्या है लॉन्च किया गया था। इतना इसके लिए काफी ज्यादा, इसमें अंदर नहीं जाना। ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड N2O असेसमेंट, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ना, ये क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिएशन एंड FAO के द्वारा ये लाया गया। इट इज अ फर्स्ट इंटरनेशनल रिपोर्ट फोकस, जो बेसिकली सिर्फ N2O पे ही करेगा। तो पहला है इंटरनेशनल रिपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? जी हाँ, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। इन मोर देन अ डिकेड जो भी हुआ है उस पर, तो N2O इमिशन कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट करेंट रेट। ठीक है। करंट शेयर जो है इसका 0.1 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। देयर इज नो प्लॉसिबल पाथवे टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये कहा जा रहा है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी जो ह्यूमंस के द्वारा किया जाता है इमिशन N2O का, वो इंक्रीज हुआ है ग्लोबली बाई 40% सिंस 1980। तो पिछले 40 साल में देखा जाए तो 40% से इंक्रीज हुआ है, विथ 75% ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर यूज, सिंथेटिक फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ये यहाँ से बाकी 75% यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो ये जो चीज है आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद देखेंगे जैसे कि रेजिंग एम्बिशन एंड एक्सेलरेटिंग डिलीवरी ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। ये जो रिपोर्ट है ना, ये पब्लिश्ड बाय इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस के द्वारा किया गया है, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो है 6.3 से 6.7 ट्रिलियन पर ईयर लगने की यहाँ पर लगभग ये है फोरकास्ट है बाय 2030। ओके। तो ये जो चीज है आपको यहाँ पर याद रखना है, और इसीलिए आपके लिए पार्ट बाई पार्ट अपलोड किया जाता है कि आप प्रीवियस पार्ट से ये पार्ट आया तो जाके प्रीवियस पार्ट भी आप रिवाइज कर लीजिए, वरना लोग एक टाइम पढ़ते हैं फिर डबल से देखते ही नहीं है। ठीक है। तो आपको यही काम करना है, प्लेलिस्ट में जाके ये चीजें करते चली जानी है, करते चली जानी है। इंडिया एट COP29। ओके। तो ये जो है इंडिया क्लैरिफाइज इट्स इंस्टेंस
regarding climate negotiation at the plenary session of the UNFCC COP29। ठीक है, तो इंडिया जो क्लेरिफाई किया है अपना इंस्टेंस, क्या किया है कि भाई नेट कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है प्रपोज्ड टू अ गोल ऑफ 1.3 ट्रिलियन एनुअली विथ 600 बिलियन कमिंग फ्रॉम ग्रांट एंड इक्विवेलेंट रिसोर्स से यहाँ से आने चाहिए। ठीक है, ग्रांट और इक्विवेलेंट रिसोर्स से आने चाहिए। ये नहीं है कि हर चीज के लिए जो भी डेवलपिंग कंट्री है बस लोन ही उठाते हैं। Okay, opposed changes to the scope of migration work program and attempt to alter temperature goals in Paris agreement। Okay, तो सब कुछ जो है यहाँ पे ट्राई किया, अल्टर करने की भी कोशिश की है कि भाई इतना जितना हो पाए एक्चुअल लेवल पे आप वो टारगेट ही रियलिस्टिक रखो। अर्ज रिकॉग्निशन ऑफ द प्री 2020 मिटिगेशन गैप बाय डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो एनेक्स 1 पार्टीज को भी कहा है कि आप भी जो है यहाँ पर उस रिकॉग्निशन को जो कि प्री 2020 मिटिगेशन गैप था उसके हिसाब से आप सब काम करें। ग्लोबल स्टॉक टेक की अगर बात की जाए तो अपोज्ड फॉलो अप मैकेनिज्म फॉर जीएसटी आउटकम्स, ये है यहाँ पर। ठीक है ना, ग्लोबल स्टॉक टेक, ये नहीं समझना है कि कोई जीएसटी आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है। साइटिंग द पेरिस एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। ओके, अब यहाँ पे दिखा जाए कि इंडिया पार्टिसिपेशन की अगर बात की जाए तो इंटीग्रेटिंग डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू एडेप्टिव स्ट्रेटजीज, तो ये करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखिए हमारा खुद भी एक कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इस पे हम खुद भी वर्क वैसे भी कर रहे हैं। तो ये जो है हम कहीं ना कहीं एक गाइडलाइन भी दे रहे हैं कि देखिए इस तरीके से जो है चीजें चलनी चाहिए। बाकी जो CDRI ऑल्सो अनाउंसेस $8 मिलियन ऑफ फंडिंग फॉर 12 प्रोजेक्ट्स, तो $8 मिलियन की फंडिंग भी जो है यहाँ पे आएगी। जैसे 17 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स है सिड्स अंडर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलियंट आपका आइलैंड स्टेट इनिशिएटिव्स। क्लियर। एनर्जी ट्रांजिशंस की बात की जाए ग्लोबल साउथ में तो ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इंडिया के द्वारा ये क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया है और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। इसका कहाँ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेड ऑफिस, इंडिया में है। इंडिया में कहाँ है, गुड़गांव में। ये सब चीजें ना याद रहनी चाहिए। और क्या क्या, इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ये सब कुछ जो है उसी के तहत आता है। कार्बन ट्रेडिंग एंड मार्केट की बात की जाए, अभी देखिए बहुत अच्छे से हमने कार्बन ट्रेडिंग और ये बार 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 पढ़ा है। तो आप जाएं, आप अपना PDF ले टेलीग्राम चैनल से, वहां पे देखें कार्बन ट्रेडिंग और ये सब चीजें कहाँ है, और वहां से आप खुद पढ़े, वीडियो पे जाए, वहां से चीजें देखें। ये सब आर्टिकल जो होता है बार बार आपको यहाँ पे दोहरा के मतलब है नहीं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह आपको हर बार बताया जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जाएं प्ले लिस्ट से और सब कुछ जो है वहां पर देखें। PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, तो वहां से भी आप सारे PDF खोल के देख सकते हैं कि अच्छा ठीक है इस मंथ ये पूछा था वो पूछा था। अगर आप इसका सिर्फ इंडेक्स ही देखते रहे ना बार बार तो आपको दिमाग में रहेगा अच्छा इतने टॉपिक्स आए हैं मार्केट में, करंट अफेयर्स में इतना हमें कवर अप करना है, तो आपके वो दिमाग में वो चीजें रहेंगी। तो इसका जो इंडेक्स वगैरह आता है ना कि पॉलिटी में ये है, इकोनॉमी में ये है, वो हर महीने हर एक साल का एटलीस्ट वो ही आप कम से कम पेज का क्या करें, प्रिंट आउट निकाल लें और उस प्रिंट आउट को क्या करें आप, उस प्रिंट आउट को पेस्ट कर ले कि इतने सारे जो टर्म्स है हमें हमारे दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, उसे दीवार पे लगा ले, ये सब चीजें ज्यादा काम देंगे। तो कार्बन मार्केट के अलावा जो है ये अब आपको बोला हुआ है कि आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखना है कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ये कवर अप हो चुका है, काफी इंडेप्थ। अब देखिए क्लाइमेट फाइनेंस जो है, डेवलपिंग कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट विद द एनहांसमेंट न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये जो है इस तरीके से क्वांटिफाइड गोल वगैरह आया हुआ है, इसे प्रपोज किया है COP21 फॉर सेटिंग पोस्ट 2025 क्लाइमेट फाइनेंस गोल। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए देखा जाए सोर्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है, तो UNFCC से आता है, UNCCD से आता है, फिर लोन ग्रांट जो कि मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स देती है लाइक वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब देती है। एलोकेशन फ्रॉम नेशनल गवर्नमेंट्स, वो भी तो बोलती है ना कि हम अब रिन्यूएबल एनर्जी में इतना लगाएंगे, हम क्लाइमेट के लिए ये करेंगे, हम सोलर पैनल लगाएंगे, ये करेंगे, तो वो भी ग्रांट्स आते हैं। फिर कार्बन प्राइसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कार्बन मार्केट अप्रोच जो प्रीवियस आर्टिकल में है कि भाई किस तरीके से, जैसे मैंने आपको भूटान का एग्जांपल अभी बताया था, वैसे इंडस्ट्री कर सकती है। ठीक है, अगर एक इंडस्ट्री है, अगर वो मान लीजिए सपोज एक टाटा की स्टील इंडस्ट्री है, उसने उन्हें XYZ अमाउंट में वो क्या करती है, वहां से CO2 और ये इमिट होता है, तो वो किसी दूसरी इंडस्ट्री से टाई अप कर सकती है कि हम इससे कम नहीं कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है और आप इससे ज्यादा लिमिट से कम कर गए हैं, तो आप वो हमें क्रेडिट दे दो।
ठीक है, वो आप जो है हमें क्रेडिट दे दो, हम उसके बदले आपको पैसा दे देंगे। तो नेट इन्वायरमेंट जो है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था ये इंडस्ट्रीज जो है 60 टन से ज्यादा जो है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एनुअली नहीं एमिट कर सकती है। ठीक है, दोनों के लिए एक ने 40 तक कर दिया, एक जो है 80 तक ही कर पाया। तो वरना ये क्या करते हैं, ये 60 के बाद रुक जाते हैं, क्यों कम करते हैं भाई, जब गवर्नमेंट ने इतना टारगेट बोला है। अब कम से कम इतने का जो है ये इसे पे कर देगा। ये इनके लिए भी फायदा हो गया, इनके लिए भी फायदा हो गया, कम से कम कि इनका क्रेडिट जो है यहाँ पे चला गया है। ओके, तो इस तरीके से जो सारी चीजें की गई हैं। बाकी देखा जाए तो यहाँ पे मोबिलाइज $100 बिलियन करने की बात की गई थी 2025 तक, बट उसे क्या किया गया है, एक्सटेंड किया गया है 2025 तक। फिर भी अभी भी वो $100 बिलियन अचीव नहीं हो पा रहा है। तो ये सब है मेजर हर्डल्स, है ना। तो यही सब यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं कि भाई फंड्स कहाँ से आएगा, क्या आएगा। बीच में आपने ऐसे भी देखा होगा, यूएसए भी जो है यहाँ पे फंड देने से बाहर हो गया था। ठीक है, तो वापस फिर से एंट्री की है। अब यहाँ पे देखा जाएगा डेटा बैंक के बारे में, तो ट्रेंड इन क्लाइमेट फाइनेंस, ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2024। यहाँ पे था 2x ग्रोथ इन एनुअल ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस फ्रॉम यूएसडी $274 बिलियन से 1.46 ट्रिलियन यूएसडी। ये लगभग 4 से 5 साल में हुआ है। ठीक है, वैसे भी देखिएगा, अगर शेयर मार्केट में लगाई तो 4 से 5 साल में कोशिश होती है कि पैसे डबल हो। हालांकि अभी तो हालत बहुत खराब चल रही है, बुल जो है पूरा बेचारा निपटा हुआ है ना। तो जो ज्यादा है यहाँ पे संभल के रहे, जल्दी अपना पैसा ना लगाए। ओके, और जो लगा चुका है वो पेशेंस रखे, वो रिकवर होगा। इसके बाद देखा जाए 20% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ है ना, लगभग लगभग 20% का एनुअल ग्रोथ है फाइनेंसिंग में, तो अच्छी बात है। 2x ग्रोथ इन एडेप्टिंग फाइनेंस। तो ये सब जो चीजें यहाँ पर देखने मिल रही हैं। अदर इशू में लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई कैसे क्या होगा इफेक्टिवनेस के साथ, है ना। पोटेंशियल फॉर मिसयूज ऑलवेज रहता है, कि दिया किसी चीज के लिए, फंड किसी चीज के लिए, और आप माइग्रेट करके यूज कर रहे हो। मेनी डेवलपिंग नेशन स्ट्रगल टू एक्सेस क्लाइमेट फंड, उन्हें मिल ही नहीं पा रहा है क्लाइमेट फंड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, कि भाई कैसे लेना है, लैक ऑफ टेक्निकल कैपेसिटी। अभी अफ्रीका या जो बहुत सारे ऐसे देश होगी, कैसे ले पाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इनएडिक्वेट प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट, भाई प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके पास भी फंड की कमी होती है, वो अपना जो चीज चलाए वही बहुत है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को यहाँ पर इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है ना। जैसे कि हमने देखिए BS4 BS6 की तरफ जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन जो है कम करेगा। तो ये सब चीजें भी हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक ई व्हीकल में हम काफी अच्छा कर रहे हैं, है ना। हम सोलर पावर वगैरह यूज कर रहे हैं, तो रिन्यूएबल में अच्छा कर रहे हैं, स्टिल पॉल्यूशन कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए ना इस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री व्री मैं लगभग हर वीडियो में बोल ही देता हूँ, क्योंकि ये लॉजिक नहीं बनता यहाँ पे, जहाँ इतना पॉल्यूशन है वहां फ्री कर रहे हो। अगर आपको करना ही है तो सबके घर पे जाके आप इंस्टॉलेशन के लगा दो सोलर का। आप कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन दो, है ना। आप ऐसे पढ़े लिखे गवार नहीं बन सकते हो। चलिए, जस्ट ट्रांजिशन की बात की जाए तो इंडिया अंडरस्कोर द नीड फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस एंड इक्विटेबल एक्शन ड्यूरिंग सेकेंड एनुअल हाई लेवल मिनिस्टेरियल राउंड। कहां पर, जस्ट ट्रांजिशन एट COP29। ठीक है, तो यहाँ की बात की जा रही है। अब इसमें इवोल्यूशन क्या है जस्ट ट्रांजिशन इन UNFCCC में, कि भाई पहले पेरिस एग्रीमेंट था, प्रियम्बल एक्सप्लिसिट मेंशन द इम्पेरेटिव ऑफ जस्ट ट्रांजिशन ऑफ द वर्कफोर्स एंड द क्रिएशन ऑफ जॉब क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पे इसकी बात की गई थी, कंट्री लाइक इंडिया हाईलाइटेड नीड फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट जस्ट ट्रांजिशन। जो ट्रांजिशन हो रहा है ये क्लाइमेट में, तो उस ट्रांजिशन फेज में हमें पैसा चाहिए, तभी हम उसे रिवर्ट कर पाए, उसे इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। वरना एक बार एक लिमिट से ज्यादा बर्बादी हो गई तो फिर वहां से रिटर्न होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये देखिए COP21 15 पेरिस में हुआ है, 24 18 यहाँ पे हुआ है, 26 ग्लासगो में, फिर ये जो है शर्म एल शेख यहाँ पे हुआ है, 28 दुबई में हुआ है। ओके, तो ये सब जो चीजें हल्का सा आप दिमाग में रख सकते हैं। इनिशिएटिव टेकन फॉर जस्ट ट्रांजिशन, जैसे प्रधानमंत्री खनिज जो ये है कल्याण योजना, टू इंश्योर मिनिमम प्रोविजन फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम बाय ऑल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। तो ऑल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में यहाँ पे ना खनिज के लिए एक मिनिमम प्रोविजन लाया गया है। फिर DMF जो है नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, जो सेटअप किया गया स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इन ऑल माइनिंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में। नॉन प्रॉफिट है, ट्रस्ट है ये DMF। फिर PLI
जो है आपका ये स्कीम दी गई है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, टू बिल्ड इकोसिस्टम फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई इफिशियंसी एंड सोलर पीवी मॉड्यूल इन इंडिया। ठीक है, तो इसके लिए जो है पीएलआई स्कीम दिया हुआ है। अब आगे के अगर हम देखें तो सेटअप किया गया है यहाँ पर नेशनल जस्ट ट्रांजिट बॉडी टू इंडिपेंडेंटली मॉनिटर कोल क्लोजर। क्या किया गया है? जस्ट ट्रांजिट बॉडी का सेटअप किया गया है। ये आप हल्का यहाँ पर याद रख सकते हैं। एक्सप्लोर सस्टेनेबल फाइनेंसिंग थ्रू मैकेनिज्म लाइक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप, ग्रीन बॉन्ड्स, ये सब के द्वारा। ओके, तो जेटीपी, ग्रीन बॉन्ड्स, ये सब जो है यहाँ पर आपको याद रखना है। अब 16 की अगर बात की जाए कॉन्फ्रेंस पार्टीज की, तो यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंक्लूडेड इन जो है ये काली कोलंबिया, यहाँ पे कोलंबिया में कंक्लूड हुआ था। ठीक है, इसका मेन क्या है? ये पीस एंड विथ नेचर, शांति होना चाहिए, साथ में नेचर का भी हमें ख्याल रखना है। प्रोटोकॉल एंड टारगेट क्या है इसके? यूएन सीबीडी के। ये क्या है आपका? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि भाई अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील 1992, इसमें इंटर्ड इनटू फोर्स कब आया? ये फोर्स में 1993 में। ठीक है, अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यहाँ पर देखिएगा आप, जेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, फिर नगोया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके नगोया जो प्रोटोकॉल है ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, फिर है आपका एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट। ठीक है, तो ये इसके बारे में पॉज करना है और हल्का से एक बार रीड मार लेना है। ठीक है, ये आप हल्का सा रीड कर ले, प्रोटोकॉल से टारगेट क्या क्या है इसके अंदर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सीधे मैच द फॉलोइंग दे दे आपको, कैटेजिना के बारे में, नागोया के बारे में, आपको एची बायोडाइवर्सिटी के बारे में। ठीक है, तो ये आपको हल्का सा याद रखना है। अब इसकी अगर बात की जाए मॉनिट्रॉल की, देखिए यूएसए हैजंट रेटिफाइड द कन्वेंशन, तो इन्हें रेटिफाई नहीं किया है। अब समझ रहे हैं, जो ज्यादा जिसके पास पैसा है, जो चीज कर सकती है, अगर वही रेटिफाई ना करे तो वो कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिवनेस रह ही नहीं जाती है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे वही एम है कि भाई रिवर्स करना बायोडाइवर्सिटी लॉस को 2030 तक। ठीक है, और चार जो अचीव करने की कोशिश की जाएगी गोल्स: प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर, प्रॉस्पर विथ नेचर, शेयर बेनिफिट्स फेयरली, इन्वेस्ट एंड कोलेबरेट। तो ये सब जो यहाँ पर करेगा कि फाइनेंस गैपिंग, $700 बिलियन का इन्वेस्ट और कोलेबरेट करेंगे। प्रॉस्पर विथ नेचर, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी करने की बात की जा रही है। शेयर बेनिफिट्स फेयरली, तो जितना भी है यूटिलाइजेशन ऑफ डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज, सब कुछ जो यहाँ पे शेयर करना है फेयरली, ताकि उसका हर कोई यूटिलाइज कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया यहाँ पर हमारा रोड मैप। देखिएगा COP17 का जो था, ये येरेवन में था, अर्मेनिया, इन 2026 में। लाइज इन सॉलिडिफिकेशन फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, तो कहीं ना कहीं सॉलिडिफाई करने की बात की जा रही है फाइनेंशियल मैकेनिज्म को। ओके, जिसमें कि नेक्स्ट इंटरिम मीटिंग कहाँ पे? बैंकॉक में। ओके, इसके बाद डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन की अगर बात की जाए, तो ये रिसेंटली कंक्लूड हुआ है यहाँ पर, एंड इसका जो फंड है ये ऑपरेशनलाइज्ड हुआ है टू शेयर द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ डीएसआई ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, ये यहाँ पे करने की बात की गई है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान, ये इंडिया जो इसका फर्स्ट जो है आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी है, नेशनल पार्क, ये क्रिएट किया है 1999 में। ठीक है, और नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान अडॉप्ट हुआ है 2008 में, विच वाज अपडेटेड इन 2014 टू अलाइन विथ एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट, इससे अलाइन करने के लिए। ठीक है, ये हम प्रीवियस आर्टिकल में देख ही चुके हैं, तो आई होप आपने पढ़ लिया होगा उसे पॉज करके। अब अगर की हाईलाइट की अगर बात की जाए, तो अप्रोच जो है अडॉप्ट्स अ होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच। ठीक है, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच की यहाँ पे बात की जा रही है, अलाइनिंग इटसेल्फ विद KMGBF। ओके, इसके साथ यहाँ पर अलाइन करने की ये बात की जा रही है। टू हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय 2030, वही है, एंड हार्मनी नेचर 2050, ये जो हमने प्रीवियस आर्टिकल में देखा है। ओके, तो प्रीवियस आर्टिकल में हम 2030 और ये सब जो चीजें देख चुके हैं, वो यहाँ पर रिवाइज मतलब रिपीट हो रही है। तो ये जो चीजें होती है काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, कि आपको ये सब दिमाग में रख के चलना है कि भाई किस तरीके से क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखिए 2030 2050, ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर पढ़ना है।
इसके बाद अगर देखिए आर्किटेक्ट क्या है, फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NBSAP। इसका आर्किटेक्ट की बात करें तो लोकल लेवल पे बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड है, एंड यूनियन टेरिटरी बायोडायवर्सिटी काउंसिल है, फिर नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पिरामिड आपको देखने मिलेगा। बायोडायवर्सिटी एक्ट की अगर हम बात करें तो ये 2023 में अमेंड भी हुआ है, चेंजेस हुए हैं इसमें। देखिए एक्ट का है 2022 का है। ओके, तो इसमें क्या क्या हुआ है, देखिए अमेंड में क्या हुआ है, एग्जाम्पशन हैज बीन ग्रांटेड बाय आयुष प्रैक्टिशनर एंड ट्रेडिशनल नॉलेज होल्डर फ्रॉम पेइंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो ये देखिए वो प्रैक्टिशनर है नॉलेज, ये जरूरी नहीं है कि शेयर कर, तो इनको ये राइट दिया हुआ है। ABS a type of compensatory amount typically paid to tribal and other community who traditionally gather, protect and utilize herbs and medicine plant crucial to आयुष इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आयुष इंडस्ट्री इसे क्या हो गया, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी, तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर यही आयुष इंडस्ट्रीज यहाँ से मिलके बनता है। और क्या क्या होते हैं बाकी आप बताइए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए इसके बाद वही बायोडायवर्सिटी रूल्स 2024। तब ये इस पे ना रूल्स इतने ज्यादा जब आए तो आपको कंफ्यूजन बढ़ता है, तो आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कि बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड ही चीजें चल रही हैं, तो इसमें क्या है क्या नहीं है। पेनल्टी फाइन इतना रटने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। वर्ल्ड कोलिएशन फॉर पीस विथ नेचर। ओके, तो ये क्या है, अ कॉल फॉर लाइफ वाज लॉन्च्ड। COP16 ने क्या किया है, कॉल फॉर लाइफ लॉन्च किया है, जो कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है। ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, और जो होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है वहां पे इट इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी एज वेल एज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन द जॉइंट परस्यूट ऑफ कॉमन सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए जो भी कॉमन सॉल्यूशन मिलेगा ना, तो वो यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर यहाँ पर वो करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अगेन वही फॉरेस्ट सिस्टम रिस्टोरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है डेवलप्ड बाय कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोरिया इन कोऑपरेशन विद एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन CBD। ओके, तो ये जो है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसके हिसाब से इट डायरेक्टली सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यूमिंग मॉनिटरल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो है हल्का सा याद रखना है कि डायरेक्टली सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्री को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ KMGBF। ठीक है, अब इसके 23 टारगेट सेट किए गए हैं जो कि अचीव करना है 2030 तक, टू होल्ड एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉस। क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं इसी चीज की यहाँ पे बात चल रही है। अब नेचुरल फार्मिंग पे अगर हम आ जाए, तो जो नेचुरल फार्मिंग है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द लॉन्च ऑफ नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग एज अ स्टैंड अलोन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये क्या है, स्टैंड अलोन है, अकेले का है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो ये जो है आपको यहाँ पर याद रखना है। अर्लियर ये जो था जीरो बजट फार्मिंग थी, वाज रीनेम्ड एज भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, है ना। तो देखिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक वे से जब जाओगे तो नेचुरल फार्मिंग क्या होगा, जीरो बजट हो जाएगा। एंड मेड अ सब स्कीम अंडर अम्ब्रेला स्कीम ऑन परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग है, तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, है ना, प्राकृतिक कृषि योजना, परंपरागत कृषि योजना। ठीक है, लॉन्च हुआ है 2015 में टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिक, कहीं ना कहीं हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर वही डिफाइन कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है नेचुरल फार्मिंग का, प्रमोट नेचुरल फार्मिंग, सपोर्ट फार्मर टू रिड्यूस इनपुट कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। सही बात है, जो फर्टिलाइजर से लेकर सब कुछ देना पड़ता था, इनपुट कॉस्ट बढ़ती थी, वो भी कम हो जाएगा। इसके बाद जो है पेस्टिसाइड से लेकर हम ये सब चीजें कम यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। वरना क्या होता है कि यूरिया वगैरह खाने में ज्यादा गया, जमीन में ज्यादा गया, सॉइल में ज्यादा गया, हमारे शरीर में भी जाने लगता है, तो ये भी जो है किडनी से लेकर बाकी ऑर्गन्स को इम्पैक्ट करता है। पॉपुलराइज इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री मॉडल। तो इसको भी पॉपुलराइज करने की बात करें, सिर्फ खेती ना करें, साथ में एनिमल हस्बेंड्री भी करें। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, मीट प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ में एग्रीकल्चर पे भी उतना डिपेंडेंसी नहीं होगी, और तो वो भी फ्लरिश करेगा अच्छे से, कि ये नहीं होगा कि उसी पे जी रहे मर रहे, तो सुसाइडल रेट तक कम होगा। ये सब चीजें बहुत यहाँ पर फायदा उसमें होने वाला है। कलेक्ट, वैलिडेट एंड डॉक्यूमेंट
जो आपका नेचुरल फार्मिंग बीइंग प्रैक्टिस्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये कलेक्ट करना, वैलिडेट करना, डॉक्यूमेंट करना नेचुरल फार्मिंग को। कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग क्या है? बीजामृत, ट्रीटिंग सीड्स यूजुअली काउ डंग, यूरिन एंड लाइम बेस्ड फॉर्मेशन से बीजामृत यहाँ पर बात की जा रही है, सीड को ट्रीट किया जा रहा है। फिर है जीवामृत, एक्ट्स एज अ बायो स्टिमुलेंट प्रोमोटिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सॉइल। इनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है ना सॉइल में एक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, तो जीवामृत का आ गया, बीजामृत, जीवामृत। फिर है आपका मल्चिंग। मल्चिंग क्या है? कवरिंग ऑफ सॉइल सरफेस अंडर लाइव क्रॉप्स एंड स्ट्रॉ डेड प्लांट्स बायो मास। ये जो होते हैं ना, टू कंजर्व मॉइस्चर, मॉइस्चर को कंट्रोल करने के लिए मल्चिंग यहाँ पर ऐसे की जाती है। फिर है आपका वायपसा, एक्टिवेटिंग अर्थवॉर्म्स इन सॉइल। तो अर्थवॉर्म जितने ज्यादा होंगे वो आपके लिए क्या करेंगे? फॉर वाटर वेपर और कंडेंसेशन सब कुछ करके देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो है हमारा ओवरऑल ये चीज हमने देख ली अच्छे से। अब सिग्निफिकेंट क्या है हमें वैसे ही पता है, लेबर जो है फैक्टर्स, मैक्सिमम प्रोडक्शन फैक्टर लाइक सॉइल, इक्विपमेंट्स, ये सब चीजों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इशू एसोसिएटेड विद नेचुरल फार्मिंग क्या है? लो यील्ड। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यील्ड जो है बहुत कम है। अगर हम केमिकल में बोले तो हम मान लीजिए 1 हेक्टेयर लैंड में जहाँ पर 200 केजी हम ला पा रहे थे गेहूं, तो यहाँ पे जो है हम हो सकता है 120 केजी, 140 केजी ला पाए, तो यील्ड जो है कम हो जाएगी। तो ये कंसर्न, अब यील्ड कम होगी तो प्राइस राइज होगा, दूसरा कि ये भी मेन कंसर्न हो जाता है। ठीक है, अब इनपुट सप्लाई इशू के बारे में बात की जाए तो अवेलेबिलिटी ऑफ काउ डंग एंड यूरिन फॉर बायो फर्टिलाइजर इज ऑफन इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है ना इसका यूज भी ऑफन इनकंसिस्टेंट है। वे फॉरवर्ड में देखा जाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बाय कलेक्टिंग प्रोड्यूस फॉर स्ट्रीमलाइन प्रोक्योरमेंट इम्प्लीमेंटेशन रोबस्ट सप्लाई चेन। ठीक है, तो रोबस्ट सप्लाई चेन होना चाहिए, बिल्डिंग कंज्यूमर ट्रस्ट होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन करना चाहिए सारे प्रोक्योरमेंट को लाइन बाई लाइन की भाई कैसे क्या प्रोक्योर होगा, क्या प्रोक्योर नहीं होगा। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय सेंट्रल वाटर कमीशन, ग्लेशियर लेक एंड अदर वाटर बॉडीज इन द हिमालय हैज एक्सपांडेड देयर सरफेस एरिया। तो इनका जो सरफेस एरिया एक्सपांड हुआ है, इंक्रीज इन एरिया ऑफ ग्लेशियर लेक्स इन इंडिया जो कि 33.7% तक हो गया है। ट्रांस बाउंड्री रिस्क की बात की जाए तो 10.81% जो यहाँ पे है increase in area from 2011 to 24 of glacial lakes and other water bodies in the Himalayan region, including neighboring countries like Bhutan, Nepal, China due to climate change। ठीक है, ये जो लेक्स है इन हाई रिस्क कैटेगरी है, आपका हाई रिस्क कैटेगरी में। ठीक है, द रीजन विथ मोस्ट नोटेबल एक्सपांशन इंक्लूडिंग लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, ये चीजें जो है यहाँ पर आपको याद रखनी है। यहाँ अगर हम ग्लेशियर लेक और ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट का अगर देखें तो जो ग्लेशियर लेक होते रही है बॉडी ऑफ वाटर होता है फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियल आइस। जो ग्लेशियल आइस है हिमालय पे भी जो आइस वगैरह होती है वो उसी को मेल्ट करके जो है वहां पे जो वाटर बॉडी बन जाती है। मानिए यहाँ पे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, हर एरिया पे जो इस तरीके से पहाड़ वगैरह है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे बर्फ थे, अब ये पानी पिघल पिघल के गया यहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे बर्फ था पिघल के कुछ कुछ गया, यहाँ पे जो ये बन गया ना इस तरीके से वाटर, यही हो गया पर ग्लेशियल लेक। ठीक है, अब इसके कारण ये आउटबर्स्ट फ्लड वगैरह भी जो है आ रहा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सेंट्रल वाटर कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो उनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है। ओके, देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ ग्लेशियल लेक्स बेस्ड ऑन देयर फॉर्मेशन प्रोसेस। एक है, अब ये आपको याद रखना है, मोरीन डैम्ड, आइस डैम्ड, इरोजन और एक बाकी अदर कैटेगरी होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ नाम है समझ आने, ग्लेशियल लेक्स इसके थ्रू ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे नाम आ रहे हैं। इन्वॉल्व सडन एंड समटाइम्स क्लासिकल, समटाइम्स साइक्लिक रिलीज ऑफ वाटर। ठीक है, कभी कभी सडन रिलीज हो जाता है, कभी कभी साइक्लिक रिलीज होता है, होता रहता है, पानी आता रहेगा आता रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका इसका एग्जाम्पल की बात की जाए तो ये देखिए, ग्लोफ एट साउथ लैनॉक डिस्ट्रॉयड द तीस्ता 3 डैम एट चुकतंग इन सिक्किम। तो देखिए इस तरीके से एकदम से आउटबर्स्ट होगा, तेजी से पानी आ जाएगा, तो आपका डैम से लेके बाकी हर जगह है ना ये इम्पैक्ट मारेगा।
ठीक है, बाकी जगह जो है बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट मारेगा। अब मेजर कॉज जो है यहाँ पर ये क्या क्या है, ग्लेशियर सर्जिंग, सडन मूवमेंट ऑफ आइस ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, ये मेन जो रीजन हो जाता है। फिर जो है आपका moraine dam instability, loose unconsolidated moraine which are inherently unsustainable can collapse ड्यू टू स्ट्रक्चरल वीकनेस। जो स्ट्रक्चरल वीकनेस के कारण जो ऐसा कुछ होता है, जैसे ये सिक्किम में जो ये हुआ है यहाँ पर साउथ लोनक में, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर इसके एग्जांपल भी आप जैसे दे दिया करेंगे, ये रहेगा कि हाँ जो एस्पिरेंट है वो काफी ज्यादा यहाँ पर उन्हें चीजें पता है और वो रिसेंट न्यूज से भी क्या कनेक्टेड है। ओके, तो ये एग्जांपल्स वगैरह भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो है कुछ लिए गए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट वैसे है नहीं। इसमें एक है आपका सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ठीक है। तो ये हल्का आपको याद रख लेना है कि ये क्या चीज से रिलेटेड है, सिर्फ इतना कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से। कभी आ गया आपका सेंडाई फ्रेमवर्क, थोड़ा सा दिमाग में रहे कि हाँ ये डिजास्टर रिस्क से रिलेटेड है। ओके, ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे न्यूज इन शॉर्ट्स। तो ग्लोबल कार्बन बजट रिपोर्ट के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये क्या किया गया, एट द करेंट रेट ऑफ इमिशन इट इज एस्टिमेटेड 50% चांस दैट ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर विल एक्सीड 1.5 डिग्री, ठीक है, कंसिस्टेंटली इन अबाउट 6 ईयर्स। पिछले 6 साल से जैसे हो रहा है ना, वही अगर चलता रहा तो 50% चांस है कि हम ब्रीच कर जाएंगे। तो अभी से ये दिक्कत है। तो ये हो रहा है कि दिस ईयर पॉसिबली विल बी द फर्स्ट टाइम द थ्रेशोल्ड ऑफ 1.5 डिग्री इज क्रॉस्ड। तो ये क्रॉस हो गया है। कार्बन बजट की अगर बात की जाए, इट्स द अमाउंट ऑफ CO2 इमिशन दैट विल रिजल्ट इन लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग एट गिवन लेवल। एक गिवन लेवल पे हमें अगर टारगेट दिया गया कि अगर 2100 तक 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या जो भी इसे टारगेट है, ठीक है, या फिर प्री इंडस्ट्रियल लेवल से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जो भी टारगेट है उसके लिए क्या करते हैं, कार्बन बजट बनाते हैं कि यार इतना होना चाहिए, इतने इमिशन होने चाहिए इतने टाइम तक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर इतना एफॉरेस्टेशन होना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, इतने रिन्यूअल, हमें ये सब जो चीजें हैं तब तक स्टेब्लिश कर लेनी है ताकि नेट जो कार्बन इमिशन है वो कम हो। कब हम इसे जीरो अचीव करेंगे, सब कुछ अभी इसका एक प्रॉपर बजट बनाया जाता है, ठीक है। देखिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर CO2 इमिशन का क्या है, चाइना, बहुत ज्यादा 31% कर रहा है। तो इससे आपको ये भी समझ में आ सकता है कि कितना ज्यादा वहां पे डेवलपमेंट का भी काम हो रहा है। US है 13%, इंडिया 8%। इंडिया भी जो है कम नहीं है, बट इसी में हमारा ये हाल है कि हम पूरे चौक हो रहे हैं, पूरा एयर क्वालिटी खराब है। इसका यूरोपियन यूनियन जो 7% है, ठीक है। तो ये चार रीजन ही मिलकर लगभग 59% ग्लोबल CO2 इमिशन कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल, ग्लोबल फॉसिल CO2 इमिशन कर रहे हैं, वाइल रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिर्फ 41% कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज है यहाँ पर याद रखनी है, ग्लोबल इमिशन जो है फ्रॉम लैंड यूज चेंजेस लाइक डिफॉरेस्टेशन ड्रॉप्ड 20% ओवर 10 ईयर्स, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन जो है इसका वो ड्रॉप हुआ है 20%। तो ये अच्छी बात है। कहीं ना कहीं इंडिया ने तो देखिए नेट एडिशन किया है थोड़ा अपने फॉरेस्ट में, यस। ये जो हमने प्रीवियस जो रिपोर्ट में देखा हुआ है, तो ये इसलिए ये सब जो है चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। एडप्शन गैप रिपोर्ट की अगर बात करें यहाँ पे 2024, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने ये रिलीज किया हुआ, तो ये आप इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख ले, ये काफी है। इसमें क्या है, एडप्शन गैप कितना आ रहा है, लगभग 187 से 359 बिलियन डॉलर पर ईयर का गैप है, ठीक है। इतना जो है यहाँ पर गैप है, इसलिए इंटरनेशनल पब्लिक एडप्शन फाइनेंस फ्लो जो है ना डेवलपिंग कंट्री में इंक्रीज किया गया 27 बिलियन डॉलर तक। ओके, इंडिया की पर्सपेक्टिव में देखें तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स 8 नेशनल मिशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यहाँ पे ये किया जा रहा है, इसके थ्रू जो भी पैसा आएगा, फंड आएगा, नेशनल एडप्शन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज टू फाइनेंस एंड स्केल अप एडप्शन एक्शन इन वनरेबल स्टेट्स। जो भी वनरेबल स्टेट्स है वहां पे पहले ही करने की बात की जा रही है इस एडप्शन फंड के थ्रू। फिर जो है आपका सेक्टोरल स्कीम लाइक मिष्टी एंड अमृत धरोहर। तो ये सब जो भी स्कीम्स हैं ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, बाकी ये जो समझ में आता है, 16 बिलियन जो है इन्वेस्टेड इन एग्रीकल्चर पर ईयर वुड प्रिवेंट 78 मिलियन पीपुल फ्रॉम क्लाइमेट चेंज रिलेटेड स्टार्विंग और क्रॉनिक हंगर। तो भूख से परेशान रहते हैं या फिर स्टार्व, है ना, स्टार्वेशन एक तरीके से जो है। देखिए हमने पढ़ा है जैनिज्म में ना, ये सब में, कि आप अपनी इच्छा से
चाहो तो स्टार्व करो या फिर ये करो, बट कि मजबूरी में करना पड़े तो कितनी तकलीफ की बात होती है। तो वही कहेगी अगर $16 बिलियन एनुअली अगर एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे तो इतने 78 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, समझ जाइए। लगभग 7.8 करोड़ लोग जो इस तरीके से हैं, वो बच पाएंगे, ठीक है, स्टारवेशन के सिचुएशन से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज एमिशन गैप रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो ये जो है, ये है फोकस्ड ऑन ग्लोबल इमिशन ट्रेंड, फ्यूचर प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम नेक्स्ट आपका नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से क्या रिक्वायर्ड है टू अचीव लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। देख ही रहे होंगे आप, टेम्परेचर 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 हर जगह यही इसी की बात की जा रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये 1.5 डिग्री से ज्यादा होना, 1.5 डिग्री भी बहुत है, ये बहुत ज्यादा एक मतलब चैलेंज है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो आप अपने लाइफ में चेंज करें, ठीक है। थोड़ा सा हो सके तो आप पैदल चल लें, ठीक है, या फिर आप कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें ना। इफ यू हैव बाइक कार, शो ऑफ ना करें। तो ये आपकी भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो एक दूसरे को समझाए नहीं ये चीज करना सही नहीं है, तो हम ये चीज करते हैं। हमें पैक्ड आइटम नहीं खाने चाहिए, ठीक है, तो हम ये करते हैं ना। वी शुड नॉट ड्रिंक, कि अगर हमें कलों के साथ में फ्यूचर बिताना है, ठीक है, तो वी शुड नॉट ड्रिंक स्मोक। हम खुद को ही बर्बाद कर देंगे तो फिर क्या होगा नेक्स्ट जनरेशन का। तो ये सब सोचते हुए यहाँ पर चीजें करनी है, ठीक है। तो वही समझदारी जो है हमें आगे ले जाएगी। इंडिया जो थर्ड है जीएसजी एमिशन में, पहला चाइना है, दूसरा यूएसए। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है रैंकिंग वाइज, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है सीधे। इंडिया का जो हिस्टोरिक CO2 एमिशन है ना, वो मच लोअर है, 83 GT CO2 ही है, ठीक है। लेकिन ये चाइना का 300, देखिए हमसे कितना ज्यादा है, यूएस का तो हद से ज्यादा है। तो ये इसी की यहाँ पर बात की जा रही है। और फिर भी हम इतनी बुरी नजर से देखा जाता है। तो देखिए, सिर्फ पॉल्यूशन अगर इंडिया में है तो क्या इंडिया का ही सिर्फ पॉल्यूशन होगा? नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो किया जा रहा है घूम फिर के वो एयर फ्लो और ये सब का भी इम्पैक्ट रहता है। लेकिन अब लोकलाइज उसे सुधार तो जरूर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इनिशिएटिव प्रोमोटिंग प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया, इसमें है आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड 1972 में जो आया है, जिसमें कि हमने देखा है कि टाइगर रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, क्लाइमेट एडेप्शन एंड प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव्स, ये सब कुछ जो है आपके प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2024 के अंडर में आया हुआ, जो कि यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर और IUCN ने रिलीज किया है मिलकर, प्रोजेक्टेड प्रोटेक्टेड आपका प्लैनेट रिपोर्ट, ठीक है, प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट तो इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना याद रखना है, इतना जो है आपको याद रखना है। ग्लोबल कवरेज की बात की जाए तो 17% जो टेरिस्टेरियल है, लैंड है, एंड इनलैंड वाटर एंड 8.4% ऑफ मेरीन एंड कोस्टल एरिया इसकी कवरेज में आता है, ठीक है। जब जैसे हम देखते हैं टाइगर रिजर्व डाला, हमने ये सब किया, तो लैंड रिजर्व कर रहे हैं, मेरीन एरिया भी जिसे मैंग्रोव के लिए करते हैं। तो वैसे ये सब जो है यहाँ पर इतना बताया जा रहा है, ये यहाँ पर इसके लिए क्या है, कवर इनके कवरेज में है, ठीक है। PCA प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया है, ये सब PCA मतलब प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया है। और जो बट ओवर 2/3 ऑफ की बायोडाइवर्सिटी एरिया जो है ना, वो पार्शियली और फुल्ली कवर्ड बाय PCA, लेकिन जो 32% है वो रिमेन अनप्रोटेक्टेड है, अभी भी प्रोटेक्शन वहां पे प्रॉपर नहीं है। अब देखा जाए ओनली 8.5% ऑफ लैंड इन बोथ प्रोटेक्टेड एंड कनेक्टेड, ठीक है। तो इतना ही है। ये सब डेटा जो है थोड़े से आप यहाँ पर एक पेपर में नोट करके अपने पास नोट जो आप बनाते हैं वहां पे आप रख सकते हैं। एन आई ऑन मीथेन, तो मीथेन पे अभी भाई ये रखने की बात की रही है, वी शुड फोकस इनविजिबल बट अनसीन, है ना, ये इनविजिबल है बट अनसीन। तो ये रिपोर्ट जो है आई ऑन मीथेन, ये लॉन्च की गई है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP के द्वारा, इंटरनेशनल मीथेन इमिशन ऑब्जर्वेटरी, इनके द्वारा की गई है। तो ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये जो है शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट है, जो कि 12 साल तक जो है क्लाइमेट में रहता है, ठीक है। इट एक्ट्स एज अ प्रिकर्सर फॉर टॉक्सिक एयर पॉल्यूटेंट ट्रोपोस्फेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, क्रॉप लॉस एक्सेट्रा। अभी मिथेन वगैरह क्या करता है ना, ये मानिए ये आपका लैंड है, ठीक है, ये मिथेन एयर है, उसने एक इनवेलप बना दिया। अब अगर बाहर से कोई भी रेज आएगी तो ये हीट ट्रैप करके तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा देता है,
ओके। सेकंड, जो पॉल्यूशन वगैरह भी जो होता है ऊपर नहीं जा पाता, टकरा के वापस ही आ जाता है। तो रेस्पिरेटरी इशू, क्रॉप लॉस, बहुत सारी चीजें इसके थ्रू होने लगती हैं। 60% जो इमिशन है ना, वो ह्यूमन एक्टिविटी के थ्रू होता है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल वेस्ट, ये सब के थ्रू ही आता है। ठीक है, तो एंथ्रोपोजेनिक ही ज्यादा है, तो इसलिए भाई ह्यूमन को इसके लिए ज्यादा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। अब अगला अगर हम बात करें, तो ये है आपका वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। ये किसके द्वारा? एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी एम्प्लॉयमेंट किसके द्वारा होगा? ये होगा आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ से आप एनर्जी फॉर एनर्जी ऐसे याद रख सकते हैं। ये क्या करेगा भाई? की फाइंडिंग है कि क्लीन एनर्जी रिमेन द प्राइमरी इंजन ऑफ जॉब ग्रोथ। सही बात है। ई व्हीकल, जो हम देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, वहां पे जॉब्स ज्यादा है। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, हम हाइड्रो और ये सब की बात करते हैं, वहां ज्यादा है। तो ये सब जो जॉब ग्रोथ करेगा, ये इंडस्ट्री जो आगे जाके भी जॉब ग्रोथ काफी करने वाला है, तो उसी की यहाँ पे बात चल रही है। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग की बात की जाए तो इंडिया एनर्जी जॉब अकाउंट फॉर 8.5 मिलियन, दैट इज 1.5% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो एनर्जी जॉब इतना है हमारे पास, 85 लाख लोग लगभग कर रहे हैं, जो टोटल जो अभी आप देख सकते हैं 56.6 करोड़ लोग के जॉब्स के बीच में। ठीक है, इंडिया एनर्जी जो है लाइक मेनी अदर रिलाइज हेवी ऑन इनफॉर्मल लेबर। ये इनफॉर्मल लेबर से फॉर्मलाइज कहीं ना कहीं अब इस पे भी कहा जा रहा है कि अब करना पड़ेगा, और ऐसे नहीं चल पाएगा। अब सारी इंडस्ट्री, अब जैसे आप फॉर्मलाइजेशन देखिएगा, तो आप टैक्सेशन देखिएगा, तो टैक्स लगना जो चालू हो जाता है, चीजें होती हैं। तो ये जो है इस हिसाब से यहाँ पर देखना पड़ेगा। CO2 टू मिथेनॉल प्लांट, ये जो है वर्ल्ड्स फर्स्ट CO2 टू मिथेनॉल जो प्लांट है, ये एनटीपीसी ने विद्यांचल में लॉन्च किया। कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज्यादा, तो वर्ल्ड का पहला है। CO2 को तो मिथेनॉल में कर रहे हो, वो भी इंडिया ने किया है, विद्यांचल रेंज में। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी अनाउंसेस सक्सेसफुल सिंथेसिस ऑफ CO2 कैप्चर्ड फ्रॉम फ्लू गैस विद हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रो, तो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के थ्रू किया है, जो कि विच वाज देन कन्वर्टेड इनटू मिथेनॉल, जो कि बाद में मिथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्स्ट इंडिजिनस मिथेनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट जो सिंथेसिस कर रहा है ना, वो भी फर्स्ट इंडिजिनस है, मिथेनॉल सिंथेसिस कैटलिस्ट, जो कि हमने बनाया हुआ है। ओके, तो देखिए अब किस तरीके से हम रिसर्च वे में आगे बढ़ रहे हैं, इससे चीजें समझ में आ जाती हैं। अबाउट, तो जो भी बोले कि देखो इंडिया कुछ नहीं कर रहा है, बाकी कंट्री कर, ये सब एग्जांपल दीजिए ना उन्हें। अब देखिए अबाउट मिथेनॉल, CH3OH, ये हमने पढ़ा हुआ है, हम सूंघते थे जब केमिस्ट्री के लैब में वगैरह रहा करते थे, ये मिथेनॉल है। तो ये जो है, ये मिथेनॉल अल्कोहल या फिर वुड अल्कोहल भी कहते हैं, इज द सिंपलेस्ट एल्कोहल एंड मिक्सेस कंप्लीटली विथ वाटर, तो पानी के साथ घुल मिल जाता है। ठीक है, इट इज क्लियर, कलरलेस, फ्लेमेबल लिक्विड है, आग लग सकती है, विद डिस्टिंक्टिव ऑर्डर सिमिलर टू इथेनॉल, तो इथेनॉल की तरह ही जो है इसका, मिथेनॉल का भी एक अलग सा ऑर्डर होता है, डिस्टिंक्ट। अब सूंघिए तब समझ में आ जाएगा ना कुछ तो, जैसे पंजेंट स्मेल से लेकर अलग अलग जो स्मेल्स होती है, वो उस तरीके से एक अलग स्मेल इसकी होती है। EV एज अ सर्विस प्रोग्राम, तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उनने क्या किया है, कहा कि EV एज अ सर्विस प्रोग्राम लाने की बात की गई है, क्योंकि हाँ, अब यही देखिए कहीं ना कहीं वैसे भी फ्यूचर है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर कन्वर्जेंस इनर्जी सर्विस लिमिटेड, सब्सिडरी इनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड। ये कुछ खास ये नहीं है, मेन आपको ये EV एज अ सर्विस यहाँ पे इतना ये याद रखना है। ओके, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा लाया गया है। एंड हाउसिंग, आपका हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, EV की अगर बात की जाए तो एम टू डिप्लॉय 5,000 ई कार्स इन गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट ओवर नेक्स्ट 2 years। ठीक है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी 5,000 ई कार्स डिप्लॉय करेंगे। फिर जो है अलाइन विथ इंडिया एम्बिशन गोल, जो कि नेट जीरो एमिशन इंडिया का कब टारगेट रखा है? 2070 रखा है। वर्ल्ड पहले रखी हुई है, बट इंडिया बोला भाई हम रियलिस्टिक रहेंगे, तब तक करके दिखाएंगे। और सही में जिस तरीके से हम जा रहे हैं, हर जगह जो हमारी तारीफी हो रही है, तो ये इंडिया ने एक रियलिस्टिक एक रखा है। थोड़ा सा बाद में पहले ये मचा कि नहीं इंडिया सीरियस नहीं है, ये नहीं है, ये बाद में समझे, डेटा को देखे कि कब तक ये रियलिस्टिक कर सकते हैं। ठीक है, गुरु घसीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व, ये जो है 56 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इस पे जो एक रील भी बना के डाल दी गई है हमारे चैनल पे, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तब ये टाइगर रिजर्व इतना जो है अब काफी है, याद रख लें। ओके, बाकी ये कहाँ पर है कि जो भी स्टेट में रहे ना, वहां के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है, उन्होंने यहाँ पे नोटिफाई किया, तो छत्तीसगढ़ में है।
ये हो गया आपका घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मेन ये टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखेंगे हम कोरल ट्रायंगल। तो कोरल ट्रायंगल जो है ये रिस्क पे है। क्यों? फॉसिल फ्यूल थ्रेट एंड इम्पैक्ट रिलीज एट द 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कॉप 16 में यहाँ पे ये बोला गया है। रिपोर्ट में बताया गया कि द रिपोर्ट रिलीज बाय अर्थ इनसाइट्स एंड स्काई ट्रूथ हाईलाइट्स द पोटेंशियल थ्रेट पोस्ड बाय फॉसिल फ्यूल। मीन फॉसिल फ्यूल के कारण जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, कोरल ट्रायंगल में काफी कोरल रीफ्स वगैरह है। ठीक है, ये जो है काफी कोरल रीफ्स आपको ये सब एरिया में दिखेंगे। ये रिस्क में है कहीं ना कहीं। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ कोरल ट्रायंगल क्या है? 76% ऑफ वर्ल्ड कोरल स्पीसीज जो है ना, ये यहीं पे ही है, जहाँ पे 2000 कोरल फिश स्पीसीज है। 6 of 7 मैरीन टर्टल स्पीसीज यहीं पे है। आप इसी समझ सकते हैं 120 मिलियन पीपल को खाने से लेके बाकी इनकम सबके लिए सपोर्ट करता है। कितना इंपॉर्टेंट है, अगर ये चला गया तो क्या कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो यहाँ पे इमेज दे ही दिया है, तो आपको क्लैरिटी के साथ रहेगा दिमाग में। सुनामी रेडी विलेजेस। ठीक है, तो ये जो है इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, इनने जो सुनामी रेडी रखने की यहाँ पे बात की है कि भाई सुनामी अब कभी भी आ सकता है, कि सी लेवल राइज हो रहा है, बहुत सारे इश्यूज हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो पहले से ये सब चीज के लिए रेडी रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्राइजिंग साइंटिस्ट फ्रॉम इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो इनके द्वारा है, एंड ऑफिसर्स ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए। क्लियर? ये यहाँ पे जो है मेन बॉडी होगी जो कि इसे रेगुलेट करेगी और सुनामी रेडी बनाने में हेल्प करेगी। बाकी जो है सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो है ये वॉलेंट्री है, जरूरी नहीं है, लेकिन करें तो यार बेटर है। कम्युनिटी बेस्ड एफर्ट टू बोल्स्टर रिस्क प्रिवेंशन मिटिगेशन अक्रॉस ग्लोबल कोस्टल जोन। तो जितने भी कोस्टल जोन है वहां के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंडिया के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अलग अलग 12 प्रिपेयर्डनेस इंडिकेटर्स फॉर कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन रिकॉग्निशन इज रिन्यूअबली एवरी 4 years। तो 12 से कुछ दिया हुआ इन इंडिकेटर्स, और बार बार हर 4 साल पे देखते हैं कि ठीक है इस इंडिकेटर्स में कुछ चेंजेस करने हैं क्या नहीं करने हैं, कैसे रहेगा नहीं रहेगा, लाइक दैट। ओके, सुनामी का मतलब होता है मीन्स यानी हार्बर, जब शिप आसपास जो वहां पे रहती है हार्बर के पास होती है। और नामी मतलब वेव, तो मतलब हार्बर के पास जब वेव आती है तो उसे सुनामी कहते हैं। तो ये कहाँ का जापानीज वर्ड है। ठीक है, सुनामी, ये आपको याद रखना है। तो कहीं आप जाओगे तो शू का मतलब तो समझ में आ गया कि हार्बर है, और नामी का मतलब वेव है। ओके, तो फूड का सीख लीजिए क्या होता है वहां पे। अब बोल दीजिएगा कि भूख लग रही है, उसके वेव्स आ रहे हैं पूरे पेट में। ओके, तो डिप्रेशन एलिस्डा, ये जो है आपका डिप्रेशन एल्सलाडा इन निवेलेस एल्टोस, ये जो है आपका डाना, ये क्या है आपका फ्लड इन स्पेन, फ्लैश फ्लड इन स्पेन, जिसके कारण ये डाना हुआ है। ठीक है, ये क्या है? फिनोमिना इन विच अ मास ऑफ वेरी कोल्ड पोलर एयर बिकम्स आइसोलेटेड। ठीक है, जो मास कोल्ड पोलर एयर है वो आइसोलेट हो जाता है फ्रॉम पोलर जेट स्ट्रीम्स। ओके, इट फॉर्म्स इंडिपेंडेंटली ऑफ पोलर और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम लाइक अनलाइक कॉमन स्टॉर्म। तो बाकी स्टॉर्म की तरह नहीं होता तूफान की तरह, ये इस तरीके से होता है। हल्का सा आप जाएंगे गूगल पे डालेंगे, ठीक है, डाना, ओके, इन स्पेन, वहां पे आपके पास बहुत अच्छे से आ जाएगा। ये सब उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है ना इंडियन एग्जाम के हिसाब से, तो यूपीएससी पीसीएस, इसलिए उतना इन डेप्थ यहाँ पे मैगजीन्स में दिया भी नहीं होता है। लेकिन आप थोड़ा सा वो एज अ ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि इस तरीके से कुछ पूछ दिया जाए तो हमें पता हो, हम लिख पाए आंसर, तो एक बार जाके आप उसे गूगल आउट कर लें। ठीक है, अगला जो है बॉम्ब साइक्लोन, ये जो है आपका स्टक नॉर्दर्न वेस्टर्न यूएस एंड वेस्टर्न कनाडा। ये जो है आपका describes a mid-latitude cyclone low pressure region that rapidly intensifies over 24-hour period, जो कि 24 घंटे में और इंटेंसिफाई होते चले जाता है, और जो कि लगभग एटलीस्ट 24 मिली बार प्रेशर तक जो है यहाँ पर चला जाता है सेंटर में। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ दीज अकर ओवर द ओशियन एंड कैन बी ट्रॉपिकल और नॉन ट्रॉपिकल इन नेचर, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, यूजुअली कपल्ड विथ वेदर इवेंट्स रेंजिंग फ्रॉम ब्लिजार्ड्स टू सीवियर थंडरस्टॉर्म, या फिर हेवी प्रेसिपिटेशन, मतलब बारिश वगैरह भी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म आ सकता है, कुछ भी यहाँ पे इसके थ्रू हो सकता है बॉम्ब साइक्लोन के थ्रू। ठीक है,
अब लेक ये इंपॉर्टेंट है, लेक करीबा, कोई भी लेक अगर न्यूज में आ जाए तो उसको तो आपको एकदम रट लेना है। और ड्रॉट हैज ड्रेन्ड लेक करीबा क्लोज टू रिकॉर्ड लो, बहुत कम हो गया यहाँ पे अभी पानी। ये इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक रिजर्वायर बाय वॉल्यूम, ठीक है, बाय वॉल्यूम लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वायर लेक है। ये सेंट्रल अफ्रीका में है, इन दी जाम्बेरी रिवर बेसिन, जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में, ठीक है, जाम्बिया जाती ये यहाँ पर है, जाम्बिया जिम्बाब्वे के बीच में लेक करीबा, ये बिल्कुल प्रीलिम्स में आ सकता है आपको, तो ये एकदम आपको दिमाग में लेके रख लेना है। अब ये जो था कंस्ट्रक्शन जो था 1950 में हुआ था, व्हेन ब्रिटिश रूल्ड नॉर्दर्न एंड साउदर्न रोडेशिया, जो कि जाम्बिया और रोडेशिया टूट के क्या है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे बना है। फिर जो करीबा डैम है प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिसिटी पावर टू बोथ जाम्बिया और जिम्बाब्वे एंड सपोर्ट अ थ्राइविंग कमर्शियल फिशिंग इंडस्ट्री, तो फिशिंग इंडस्ट्री वैसे कितना बड़ा बनाया गया होगा, भी आर्टिफिशियल है ना, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगले पार्ट में जो है हम यहाँ पे ये मैगजीन कंप्लीट कर लेंगे। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले।